नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश धौलपुरे और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। हमारी खास पेशकश ग्लोबल सक्सेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त कौटिल्य एकेडमी के बैंकिंग और एसएससी ब्रांच के एचओडी सुकांतु भौमिक जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर और एसएससी सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले सुकांतु भौमिक जी, आपका स्वागत है साधना न्यूज़ की विशेष प्रस्तुति ग्लोबल सक्सेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके। बताइए क्या पूछना चाह रहे थे। स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को लेकर कई सवाल जो है वो होते हैं कि किस तरह से हम बैंकिंग सेक्टर में जाएं। जी ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो अपन बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, अपना बैंकिंग सेक्टर मतलब एक एग्ज़ाम होती है जिसके थ्रू हम बैंक्स के पीओ मतलब प्रोविशनरी ऑफिसर, क्लर्क मतलब जो प्रोविशनरी ऑफिसर के जस्ट नेक्स्ट पोस्ट होती है, उन दोनों एग्ज़ाम्स के, उन दोनों पद के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग की एग्ज़ाम कराता कौन है, तो सबसे पहले हम शाखाओं की बात कर लें। ज़्यादा अच्छे शब्दों में बोलूँगा, बोर्ड्स की बात कर लें। एक बोर्ड है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दो बोर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। IBPS बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक मैं आपको समझा दूं, जैसे कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक, ये जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, इनके लिए एग्ज़ाम्स कराता है IBPS। और SBI खुद एक इतनी बड़ी शाखा है क्योंकि उसके इतने सारे खुद के ब्रांचेज हैं, उसको खुद का अपना एग्ज़ाम कराना पड़ता है, और वो उस बोर्ड का नाम रख दिया है SBI बोर्ड। और वो भी एग्ज़ाम कराता है सर PO के लिए। PO मतलब जो मैनेजर बनते हैं, और दूसरा पद जो उनके लिए रहता है क्लर्क। ये मैं आपको नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की बातें कर रहा हूँ। नॉन टेक्निकल मतलब पहले योग्यता की बात कर लेंगे, ये एग्ज़ाम्स दे कौन सकता है। तो पहला सिंपल सा लॉजिक है, ये एग्ज़ाम दे जो सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट मतलब जो कोई भी डिग्री से ग्रेजुएट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोफेशन से ग्रेजुएशन कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई BA है, वो ग्रेजुएट BA से हुआ है, कोई BSc ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर ग्रेजुएट है। मतलब अगर आपको बैंकिंग की परीक्षा देनी है तो आपको एक सिंपल सा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ एक मिनिमम एज भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन ऑब्वियसली बच्चा 20 से 21 साल के बाद करता है, तो जैसे ही बच्चा 20 से 21 साल का हो जाता है तो वो एज क्वालिफिकेशन, एज के हिसाब से भी उसका क्राइटेरिया सेट हो जाता है। तो अब दो बातें हो गई कि अगर मुझे बैंकिंग की परीक्षा है देनी है तो मैं पहले तो दो बोर्ड में एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ। पहला बोर्ड है IBPS, जिससे मैं सारी शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम दे सकता हूँ। दूसरी है SBI, जिसके तहत मैं SBI की शाखाओं के लिए एग्ज़ाम दे सकता हूँ। दूसरी बात ये हो गई कि एज कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दी मिनिमम 20 से 21 साल की, कहीं कहीं 20 भी है, कहीं कहीं एग्ज़ाम्स में 21 भी है। उस तहत जैसे मैं इस एज क्राइटेरिया को पार करता हूँ तो मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। हम बात कर रहे हैं कि ये क्राइटेरिया पार कर लिया स्टूडेंट ने, हाँ जी, साथ ही पार कर लिया कि आपने ग्रेजुएशन पार कर लिया जी जी। लेकिन उसके पहले यदि स्टूडेंट 10वीं या 12वीं से इसकी तैयारी करे हाँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें यह समझना पड़ेगा कि बैंकिंग का सिलेबस क्या है। क्या वो सिलेबस 12वीं के बाद से अचीवेबल है, कि फर्स्ट ईयर के बाद से अचीवेबल है, या सेकेंड ईयर के बाद से अचीवेबल है, या ग्रेजुएशन के 6 महीने पहले अचीवेबल है, ये सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसमें पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट आते क्या क्या है उस एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम की जो प्रोसीजर है उसमें प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स जो क्वालिफाई कर लेता है वो मेंस देता है। जब मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो उसका इंटरव्यू आता है, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब जो इंटरव्यू है, जब से जो भी पोस्ट हैं, मैनेजरल पोस्ट हैं, उनके लिए हमको इंटरव्यू भी कंडक्ट होते हैं। क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होते, सिर्फ प्री और मेंस दे दीजिए। मेंस के नंबर से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जो एक मेडिकल प्रोसेस होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है, वो तो एक पूरे एग्ज़ाम के जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करने ही है।
पर अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आपको प्री क्वालिफाई करनी है और मेंस का नंबर जुड़ेगा आपके इंटरव्यू में अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, और अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप मेंस में सबसे अच्छा स्कोर करिए और आप उसके बाद आप क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा कि अभी आपने बताया था कि IBPS और SBI जी दोनों ही सेक्टर जो है अलग अलग सेगमेंट में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। हाँ, दोनों में टफ कौन सा है? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम दोनों बैंकिंग की ही है, बट SBI के पास इतनी ज़्यादा शाखाएं हैं कि वो अपना खुद का एग्जाम कराने में सक्षम है। IBPS ने ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने सुना होगा कि 10वीं होती है तो MP बोर्ड भी करा लेता है, CBSE बोर्ड भी करा लेता है, ऐसे ही समझ लीजिए इसी प्रकार SBI अपना एग्जाम भी करा सकता है और बहुत सारी और भी बैंक से चल रही हैं अपने यहाँ पे, उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया है, वो बाकी बैंकों का एग्जाम करा लेते हैं। अगर मैं दोनों की किसकी बात करूं, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो मोर और लेस दोनों की डिफिकल्टी लेवल सेम होती है, बट चूंकि SBI हमेशा से हम एक उस नज़रिए से देखते हैं कि यार SBI है, तो थोड़ा सा पैटर्न में देखूंगा, क्वेश्चन के पैटर्न पूछने में डिफरेंस आता है, लेकिन मोर और लेस एग्जाम की डिफिकल्टी दोनों तरफ सेम है। चाहे आप IBPS के थ्रू कोई भी बैंक में जा रहे हैं, चाहे आप SBI के थ्रू SBI बैंक्स में जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ डिफरेंस आया है, लेकिन इसमें डिफरेंस आया है थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल में। तो आप दोनों एग्जाम को अगर इक्वली ट्रीट करें तो आप दोनों एग्जाम को बखूबी आराम से निकाल सकते हैं। कोटिल एकेडमी किस तरह से तैयारी कराता है जी, खासकर उन युवाओं को बताएं जो कि बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सिलेबस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, इस पूरे बैंकिंग का जो सिलेबस है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग, लिटिल बिट ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें जो प्री सेक्शन होता है उस प्री सेक्शन में मात्र 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर जो बच्चा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में स्ट्रांग हो जाए तो उसको ये बता दूं, मेंस में भी ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है। मतलब जब अब मैं प्री क्वालिफाई कर रहा हूँ और मेंस में पहुँच रहा हूँ, तो मेंस मुझे ये 3 सब्जेक्ट जो मैं पढ़ के आए वो तो पूछे जाने ही वाले हैं, लेकिन साथ साथ मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी की बात पूछी जाएगी। आज की डेट में बैंकों में रेपो रेट क्या हो रहा है, ब्याज दरें क्या हो रही हैं, रिवर्स रेपोर्ट क्या है, ये सारी बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हैं। तो सरकार, अगर आप बैंकिंग की जॉब जो ज्वाइन कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी नॉलेज की पूछताछ वो करता है मेंस में। अब आप समझ पा रहे हैं कि प्री से जब मेंस में आता है बच्चा, तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तो फिक्स है, खाली थोड़ा इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर, आज की डेट में कंप्यूटर अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेंस में पूछने के बाद सिलेक्शन है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कौटिल एकेडमी में हमने क्या करके रखा है, कौटिल एकेडमी में हमने इन सारे सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस कर रखी हैं। मतलब हम एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पे फोकस करते हैं। इससे रीज़न ये होता है कि क्योंकि बच्चा जब एग्ज़ाम देगा तो उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पूछा नहीं जा रहा है, पूछे तो सारे सब्जेक्ट जा रहे हैं। तो हम हर जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसमें रेगुलर बेसिस पे हम सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगाते हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, इन 4 सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस लगती हैं। मंडे टू फ्राइडे हम पूरे क्लासेस में सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। सैटरडे के दिन हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, उस टेस्ट सीरीज़ के तहत हमारी जो लैब है, लैब में बच्चों का पूरा टेस्ट कराते हैं। जिस प्रकार का टेस्ट एक्चुअल लेवल पे होता है वो हम कौटिल एकेडमी के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हर सैटरडे को उनका एक मॉक टेस्ट होता है। इस तहत हम रोज़ रेगुलरली 4 से 5 महीने पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट लेते हैं। हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आया है, उसको मैथ्स में कोई दिक्कत जा रही है, तो मैंने रीजनिंग, मैथ, जो भी सब्जेक्ट में उसकी डाउट, एक दिन का पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। मंडे को जो भी टॉपिक स्टार्ट होते हैं, वेडनेसडे को वो टॉपिक कंप्लीट करते हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एक दिन टेस्ट के साथ पूरी डाउट क्लियरिंग सेशंस रखते हैं। इस प्रोसेस से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं रेगुलरली उनको 6 से महीने 1 साल तक एक जैसा पढ़ाते जा रहा हूँ,
कहीं ना कहीं बच्चा इंप्रूव करने लगता है हर एक टॉपिक पे। और क्योंकि सारी फैकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैं अपने सब्जेक्ट्स पे, उनका कमांड अपना सब्जेक्ट्स में बहुत हाई है, बच्चों को बहुत फिजिबिलिटी पड़ती है। और साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है कि एग्ज़ाम रेगुलरली आते रहते हैं। कभी भी आप देखेंगे जो वैकेंसीज होती हैं वो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा रेगुलर टर्म्स में आती रहती हैं। साल का जो शुरुआत की 6 महीने का कैलेंडर है उसमें हम SBI PO, SBI क्लर्क की परीक्षाएं देखते हैं। साल का जो आखिरी 6 महीने का पीरियड है उसमें IBPS PO क्लर्क, IBPS रूरल रीजनल बैंक PO क्लर्क, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड B, उसके तहत LIC, NIACL, उसके तहत सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन। मतलब ये छड़ी लगी हुई है, इन सारी छड़ियों को हम एक सिलेबस से निपटा सकते हैं और उसका सिलेबस है किसका, बैंकिंग का। इसी से जुड़ा एक सवाल, कोरोना काल, लॉकडाउन 2 साल के बाद अब स्टूडेंट्स के मन में, जहन में ये सवाल उठ रहा है कि अब जो है एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगी, क्या रूटीन टाइम पर होगी जैसा कि पहले चलता आ रहा है, 2019 में जो कैलेंडर था उसी हिसाब से रहेगा, या फिर आगे कुछ चेंजेस जो है वो आने हैं? जी, विगत वर्ष अगर हम देखा जाए तो कोरोना के कारण चीज़ें अव्यवस्थित रही, लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ जीना सीखा। आज जाके चीज़ें पटरी पे आ रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। और साथ ही साथ जो बैंक्स के एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न थे लास्ट ईयर किसी कारणवश नहीं हो पाए, पर इस साल 2021 के जैसे ही सेकेंड वेव के बाद से देख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे चीज़ें एकदम फ्लो पे आ गई हैं। एग्ज़ाम्स फिर से कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर एकदम चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। जिस तरीके से कैलेंडर बना हुआ रहता है उसी तरीके के कैलेंडर पे ही हम भविष्य अपना एग्ज़ाम्स को देख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं और अब बच्चों को भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकारी नौकरी के में, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी दिक्कत जाएगी। यानी शिक्षाविद तो ये मानते हैं कि अब कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं होना है। कोरोना काल निकल चुका है, लॉकडाउन हट चुका है, तमाम जो दिक्कतें हैं एजुकेशन सेक्टर में वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। सर ये बताएं कि SSC खास तौर पर देश भर के लाखों जो युवा वर्ग जो है वो SSC की तैयारी 10वीं से ही शुरू कर देता है। जी। सक्सेस कब मिलती है ये तो सवाल उनकी तैयारियों पर रहता है। SSC होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने समझा कि बैंकिंग सेक्टर एक अलग सेक्टर था जिसमें हम बैंकिंग के लिए सीधे एंट्री ले रहे थे, बैंकों में जितने भी पोस्ट होते हैं उनके लिए एंट्री ले रहे थे, उसी प्रकार अगर मैं देखूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकालने के लिए उनके पास भी तो एक बोर्ड होना चाहिए। एक बोर्ड है उनके पास UPSC, जो सीधे ग्रेजुएशन के बाद IAS IFS की तैयारी, IFS की जॉब्स प्रोवाइड करती है। दूसरा उनके बाद का जो सेगमेंट है वो है कौन सा सेगमेंट, जो SSC के द्वारा भरा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि SSC में 10th के बाद भी एक एग्ज़ाम है, 12th के बाद भी एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन के बाद भी एग्ज़ाम है। SSC में नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी एग्ज़ाम है, टेक्निकल वालों के लिए भी एग्ज़ाम है। जिस प्रकार UPSC में नॉन टेक्निकल IAS हो गया, टेक्निकल IES हो गया, इसी प्रकार जैसे ही हम उसके एक कैडर नीचे आएंगे तो SSC में भी नॉन टेक्निकल हो गए, टेक्निकल हो गए। लेकिन अब आप देख पाएंगे कि 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 लेवल पर अगर एग्ज़ाम SSC करा रही है तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो पहला अंतर ये है कि अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं पहली चीज़ पे ऑफिसर रैंक के लिए एलिजिबल हूँ, और अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ तो मैं ऑफिसर रैंक के लिए अभी एलिजिबल हूँ नहीं। तो मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं क्लर्क पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। और अगर मैं 10th पास हूँ तो 10th पास के लिए भी मैं किस सॉर्टिंग असिस्टेंट या दफ्तरी या इस सारी चीज़ों के लिए क्या हूँ, एलिजिबल हूँ। तो ये एक पड़ाव है जो 10वीं के बाद सीधे सरकार से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए MTS एग्ज़ाम है, जो 12वीं के बाद सरकार से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टेस्ट है, जो ग्रेजुएशन के बाद जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट। अब ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो SSC कंडक्ट कराता है अलग अलग क्लास के हिसाब से। जी, यानी सरकारी सेवा में जाने के लिए SSC एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी।
जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इसकी तैयारी को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई दुविधाएं रहती है। किस तरह से इसकी तैयारी को आसान बनाया जाए और किस तरह से आप ये बताना चाहेंगे कि वो कितनी आसानी से इसे अचीव कर सकें। सबसे पहले हर चीज़ को अचीव करने के लिए एम होना चाहिए, और एम होने से पहले जिस चीज़ के लिए हम लग रहे हैं उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बैंकिंग के लिए बताया, उसी प्रकार से मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा बच्चों को जानकारी देना चाहूँगा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट लेवल पे इनके पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन पे भी सिलेबस में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये 4 चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर मैं MTS की बात करूं, जो 10वीं के बाद होती है, अब आप समझिए कि 10वीं के बाद मैं कोई प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो मुझे पता है कि आप 10वीं पास हैं, तो मुझे उस लेवल तक के क्वेश्चन पूछने हैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के। जब मैं 12वीं लेवल के एग्ज़ाम की बात करूं कि आप 12वीं पास हैं, तो मुझे अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ उस लेवल को इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब आप 12वीं पास हो गए हैं, आप क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हैं। पर जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं और अब आपको अफसर बनने का मौका मिलना है, तो अब मुझे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तीनों एग्जाम में सिलेबस वही है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, पर हाँ, पूछने का तरीका तीनों लेवल पे। कारण क्या है? क्योंकि कोई बच्चा 10वीं से दे रहा है, कोई बच्चा 12वीं का है तब दे रहा है, कोई बच्चा ग्रेजुएशन में आया तब दे रहा है, तो थोड़ा लेवल में तो चेंजेस आएंगे। पर हाँ, हम सिलेबस को अगर ढंग से समझ लें तो एग्ज़ाम निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके का पार्ट यदि स्टूडेंट पहले से ही तैयार करें तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता के 100% चांसेस जो है वो पहले से ही आभास होने लगेंगे। बात की जाए कौटिल्य एकेडमी में, यदि कोई स्टूडेंट आता है, आपसे मार्गदर्शन लेता है, आपसे पढ़ता है, सक्सेस के चांस क्या होंगे और कौटिल्य एकेडमी में आने के लिए उसे क्या प्रयास करने होंगे? देखिए, कौटिल्य एकेडमी में आने के लिए तो कोई प्रयास की ज़रूरत है। अगर बच्चा पढ़ने के लिए इच्छा रखता है, उसमें ये आत्मविश्वास है कि मुझे जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लेनी है और मुझे कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए मदद करने की ज़रूरत है, ना भी ज़रूरत है पर मुझे सरकारी नौकरी करने की चाहत है, तो उसके लिए वो जिस भी दिन सोच ले, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, वो कभी भी आके कौटिल्य एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। हमेशा कौटिल्य एकेडमी के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं, पढ़ाई के लिए कोई रोक नहीं है, कभी भी आ जाए। पर हाँ, अब जब चुनेगा कि मैं कब से पढ़ना चालू करूँ, उसके लिए एक क्वेश्चन ये है कि क्या पढ़ना है, क्या बनना है। पढ़ना तो मैंने आपको बता दिया, आप कौटिल्य एकेडमी में आ जाएंगे, जो भी सिलेबस रहेगा उस सिलेबस की पूरी जानकारी, A to Z नॉलेज, वो सब प्रोवाइड करना मेरा काम है, मेरी पूरी टीम, कौटिल्य एकेडमी जो हमारी टीम है उनका काम है। तो बाकी सारी चीज़ें उसको करना क्या है, उसकी समझदारी क्या है। जब भी स्टूडेंट हमारे पास आता है, हम प्रॉपर काउंसल करते हैं, उसको क्या एक्चुअली में उसको क्या डिमांड है, उस क्या चाहता है, उसको पूरी काउंसलिंग देती है कौटिल्य एकेडमी के जो प्रॉपर काउंसलर्स हैं। कहीं कहीं मैं भी अवेलेबल हूँ। सब्जेक्ट नॉलेज की प्रॉब्लम है तो मैं उनको सब्जेक्ट्स बताता हूँ। पोस्ट की प्रॉब्लम है, जैसे किसी बच्चे को CBI ही ज्वाइन करना है, या किसी बच्चे को एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है, या किसी बच्चे को मिनिस्ट्रीज़ में ही जाना है, ये सारे प्रश्न आते हैं। इन सब के लिए पहले एक जनरल काउंसलिंग होती है। फिर जब बच्चा समझ पाता है कि अच्छा CBI, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई भी मिनिस्ट्री, ये सारी जॉब्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ UPSC करके ही निकाली जाए, फिर उसको बताते हैं कि SSC द्वारा भी ये सारे पद लिए जाते हैं। फिर उसको पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस बताना, फिर हमारी क्लासेस किस तरीके से पूरी चलती हैं, हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो ट्रेंड हैं, किस तरीके से हम रेगुलरली सिलेक्शंस दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर कोई भी बच्चा कौटिल्य एकेडमी में आए तो उसके जो भी प्रश्न हैं, मैं आपको आज भी बता दूं, जो भी प्रश्न हैं उन सारों के उत्तर कौटिल्य एकेडमी के द्वार पे उसको हमेशा 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 मिलेगा। और अगर वो कौटिल्य एकेडमी में आया है तो मैं आपको बता दूं, हमारा ध्येय वाक्य है सफलता का प्रवेश द्वार। अगर कोई बच्चा हमारे पास आया है तो हम उस पूरी स्टूडेंट की A to Z मदद करने में पीछे नहीं हटते। जब तक बच्चा सिलेक्ट नहीं होता वो हमसे जुड़ा हुआ रहता है। और मैं आपको बता दूं, 90% से ज़्यादा सिलेक्शन आज
कोई बच्चा आज नहीं कल नहीं परसों पर सिलेक्ट हो रहा है और कौटिल्य एकेडमी रेगुलरली इन सब चीज़ों पे अच्छा रिजल्ट दिए जा रही है। चर्चा के अंत में आपसे जानना चाहेंगे बैंकिंग सेक्टर और एसएससी में सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र है कि बस अपना एम फोकस बढ़ाएं और अपने एम को पाने के लिए जो स्ट्रेट पाथ इस्तेमाल करनी है वो चीज़ पे फोकस करें। जिस तरीके से अगर आप अपना एम चुनने में पहले दिक्कत होती है, जब चुन लेंगे तो सिलेक्शन भी अपने आप हो जाएगा। या बिल्कुल, जब चुन लेंगे आप, एम बना लेंगे तो सिलेक्शन भी तय है। तो ये थे हमारे साथ बैंकिंग और एसएससी के एचओडी कौटिल्य एकेडमी सुकांतु भौमिक, हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद आपका। और अब अगले हफ्ते भी हम इसी तरह की चर्चा जारी रखेंगे ग्लोबल सक्सेस के माध्यम से, सिर्फ साधना न्यूज़ पर।